आज सुनिए चर्चित कथाकार गोविंद उपाध्याय की लिखी हुई कहानी पितृदोष। गोविंद उपाध्याय जी की कहानियों की विशेषता है कि वे जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बिज्जू भैया गूलर के पास अकेले बैठे हैं। जब कभी दिमाग काम नहीं करता है तो चुपचाप मेड़ पर बैठकर खेत निहारते हैं। इस समय खेत में गन्ना था। सितंबर का दूसरा सप्ताह है। इस बार तो उन्हें लगता था कि परिणाम उनके अनुरूप ही होगा। पिछले 3 महीने से मनोकामना मंत्र का जाप पूरे विधि विधान से किए थे, लेकिन किस्मत एक बार फिर दगा दे गई। दुर्गेश इस बार भी नीट की परीक्षा में 50% से ज़्यादा नहीं ला पाया। देखते देखते 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। लाखों रुपए तो कोचिंग के चक्कर में स्वाहा हो गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। बिज्जू भैया तो पिछले साल ही हिम्मत हार गए थे, जब 720 में 355 नंबर ही मिला था। बृजभान मिश्रा यानी बिज्जू भैया समझ तो गए ही थे कि बेकार में अपने खोटे सिक्के को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ प्रतियोगिता में एक एक नंबर की लड़ाई होती है, दुर्गेश तो सैकड़ों नंबर से पीछे था। फिर भी मन के कोने में आशा की लौ जलाए हुए थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। ऐसे ही थोड़े ना धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने इतना बड़ा महाभारत करवा डाला था। इस बार तो दुर्गेश से ज़्यादा भरोसा उन्हें गजौरी के महाराज जी पर था। महाराज जी ने तो उन्हें देखते ही कहा था, सही समय पर आए हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें तो एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, कल से ही शुरू कर दो। सुबह स्नान के पश्चात पीला वस्त्र धारण करके शुद्ध मन से 101 बार मनोकामना मंत्र का जाप किया करो। गजौरी माई तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। बिज्जू भैया को लगा कि जब इतने पहुँचे हुए महाराज कह रहे हैं तो भला दुर्गेश को सफल होने से कौन रोक सकता है। महाराज के दर्शन के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन बिज्जू भैया जुगाड़ी आदमी हैं। एक दोस्त को साथ लेकर गए थे जो महाराज का पुराना भक्त था और बिना लाइन में लगे किला फतेह करके आ गए। महाराज जी तो माया मोह से मुक्त हो चुके हैं। सिर से पांव तक पीतांबर में लिपटे हुए माता की आराधना में डूबे रहते हैं। उन्हें तो दान दक्षिणा से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्त ने ही कहा, भाई महाराज के लिए धन मिट्टी के समान है, यदि चाहो तो आश्रम निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हो। मित्र बताने लगे, एक बार हम भी तुम्हारी तरह ही बहुत दुखी और परेशान रहते थे। मेरा बड़ा लड़का काफ़ी दिनों से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। महाराज के सामने अपनी समस्या रखी, उन्होंने तत्काल समाधान बताया, और तुम तो जानते ही हो कि आज बड़ा बेटा नासिक में बैंक अधिकारी है। बिज्जू भैया बोलना तो चाहते थे कि तुम्हारा लड़का अपने स्कूल का टॉपर था और मेरा, लेकिन बोल नहीं पाए। 2100 आश्रम में दान करके घर आ गए। डूब तो गए ही हैं, शायद महाराज जी ही पार लगा दें। बृजभान मिश्र 50 पार कर चुके हैं। काफ़ी सालों तक नेतागिरी में हाथ पैर पटकते रहे थे, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। अम्मा हैं जो खेतीबाड़ी संभालती थीं, लेकिन जब ग्राम प्रधान का ही चुनाव हार गए तो नेतागिरी से उनका मोह भंग हो गया। हाँ, जब तक खादी का कड़क कुर्ता झाड़कर विधायक जी के दरबार में हाजिरी देकर अपनी नेता वाली खुजली शांत कर लेते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बलिदान के बाद पेट के खातिर बिज्जू भैया पूरी तरह से किसान बन गए हैं। 8-10 बीघा खेत हैं। हालांकि उनसे बड़े 2 भाई और हैं, दोनों सरकारी नौकरी पा गए थे और शहर में रहते हैं। बिज्जू भैया के बाबूजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती थी। उनके मरने के बाद अब अम्मा पेंशन ले रही हैं। पिताजी तो पूरी पेंशन बिज्जू भैया के हाथ पर रख देते थे और खुद पूरे महीने एक एक पैसे के लिए मोहताज रहते थे। बिज्जू भैया के हाथ में पैसा आते ही पंख लग जाता था। 2-4 दिन में ही सब फुर्र। अम्मा ने ये सब देखा था, इसलिए अपनी पेंशन में से कुछ पैसे रोक लेती हैं। बहू को लगता है कि पेंशन तो ससुर की मलकियत है, जैसे वो पूरा पैसा देते थे सास को भी दे देना चाहिए। पर अम्मा ने साफ मना कर दिया और कटाक्ष करते हुए बोली, हम मास्टर साहब की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं, जो दे रहे हैं उसे चुपचाप रखो, जब हम मर जाएंगे तब पूरा लेना। ये बात बिज्जू भैया और उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी थी।
आती लक्ष्मी को ठुकराना तो ठीक नहीं लगा, लेकिन अम्मा की इज्जत घर में थोड़ी सी भी नहीं रह गई है। 80 साल की अम्मा अभी भी सारा काम खुद करती हैं। ये कहा जा सकता है कि पेंशन के बदले में उन्हें सिर्फ दोनों समय का भोजन मिलता है, वो भी अपमानित करते हुए। बिज्जू भैया के परिवार का आरोप था कि बुढ़िया बाबूजी के पेंशन से दिन भर बादाम काजू टूंगती रहती है। जो पैसे देती भी है उससे ज़्यादा तो जली कटी सुनाकर खून जला देती हैं। बिज्जू भैया का एक ही बेटा है। दुर्गेश मिश्रा को मंदबुद्धि तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुशाग्र भी नहीं है। पढ़ाई में शुरू से औसत ही रहा। जैसा कि हर पिता की इच्छा होती है, उनकी भी इच्छा थी कि वो एक लायक बेटे के बाप बने। अब बेटा ही नालायक बने रहना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है। आज उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो चुकी थी। गजौरी वाले महाराज जी का जाप भी काम नहीं आया। पूरे साल सुबह 4 बजे ही जाग जाते थे। स्नान ध्यान के बाद पूजा के आसन पर बैठ जाते थे। पूजा और महाराज के बताए गए जाप को विधि विधान से करते करते 7 से ऊपर हो जाता था। दुर्गेश भी दिन भर किताब लिए कमरे में बैठा रहता था। पता नहीं पढ़ाई कर रहा था कि उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। जब दुखी मन से घर से निकल रहे थे, दुर्गेश नमकीन की 10 रुपए वाली पुड़िया का स्वाद ले रहा था। चेहरे पर असफलता का कोई चिन्ह नहीं था। इच्छा तो ब्रजभान की यही हो रही थी कि 2-4 हाथ लगा दें, लेकिन मन मार कर आगे बढ़ गए। ऐसा करने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। गूलर के पेड़ के नीचे मेड़ पर बैठने से कोई ब्रह्म ज्ञान तो मिलना नहीं है। बस दीन दुनिया से अलग एकांत का पल व्यतीत करते हुए अंदर की व्यथा को सहने का प्रयास भर करना होता है। उन्होंने पिता को देखा था। जब उनके कर्मों से आहत होते तो यहीं बैठकर काफ़ी देर तक शून्य में कुछ खोजने का प्रयास करते थे। तब बिज्जू भैया यही समझते थे कि बाबूजी का दिमाग खिसक रहा है। बिज्जू भैया खेत की तरफ निहारने लगे। इस बार गन्ना बड़ा जोरदार दिखाई दे रहा था। दिखाई देने से क्या होता है, 2 महीने बाद भी गन्ना ऐसे सीना ताने खड़ा रहे तब ना। फिर शुगर मिल में भी समय से गिर जाए। यदि बीच में ही बिना मौसम आधी पानी हो गया तो फिर सब चौपट ही समझो। सोचे थे कि बेटा डॉक्टर बन गया तो सब दुख दलिद्र दूर हो जाएगा। यहीं पर इसी खेत में नर्सिंग होम खोलेंगे, लेकिन सब स्वप्न ही बनकर रह गया। एक बार फिर गजौरी वाले महाराज का ध्यान आया। मित्र को फ़ोन लगाकर बेटे की असफलता का पूरा किस्सा सुनाया। भाई, मामला जहाँ था वहीं टाएं टाएं फिस होकर रह गया। समय निकालो तो चला जाए महाराज के पास, वहीं से कोई रास्ता निकलेगा। अगले सप्ताह बिज्जू भैया फिर 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर आश्रम में पहुंच गए। महाराज के चरणों पर सिर रख दिया। तब तक मित्र ने उनकी समस्या महाराज को बता डाली थी। महाराज अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचते रहे, फिर ब्रजभान का सिर थपथपाया। उठो बालक, जब उद्देश्य बड़ा होता है तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस अपने पूर्वजों का क्रोध शांत करो। लगता है कि पिता का अंतिम समय काफ़ी कष्ट में गुजरा था, वही तुमसे रुष्ट हैं। पितृदोष निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दो। जैसे ही पूर्वज प्रसन्न होंगे किला फतेह समझो। तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी में जो ब्रेक लगा है उसके खुलते ही ऐसे दौड़ेगी कि तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। महाराज ने तो समाधान बता दिया था। ब्रजभान मिश्रा को लगा कि महाराज की बात में दम है। पिता का अंतिम समय कष्टपूर्ण ही रहा था। तब वो जवानी के जोश में थे और पेंशन का सारा पैसा अपने सुख पर उड़ा देते थे। बाबूजी तो जलेबी के एक छोटे से टुकड़े के लिए तरस गए थे। पिता मरते दम तक उनसे नाराज रहे और उन्हें कोसते रहे थे। जैसा बो रहे हो वैसा ही काटोगे। बबूल के पेड़ पर आम थोड़ा ही फलेगा। जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो कल तुम्हारी औलाद भी वैसा ही करेगी। एक बार फिर आश्रम निर्माण की 2100 की पर्ची कटवा लिए। साथ में भावुक होते हुए बोले कि लड़का डॉक्टर बन जाता तो महाराज के आश्रम निर्माण में तन मन धन सब झोंक देते। उन्होंने ठान लिया कि महाराज की सलाह का पालन करेंगे। महाराज की बात 100% सत्य है। बेटे की पढ़ाई ही नहीं, उन्होंने जहाँ भी हाथ डाला असफलता ही मिली। ठेकेदारी किए तो नुकसान उठाना पड़ा। हद तो ये हो गई, जिन्हें वो अपने साथ ठेकेदारी में शामिल किए थे वे सब आज लाखों में खेल रहे हैं।
ऐसे ही केले के व्यापार में भी हुआ। लोगों ने इस व्यापार में खूब पैसा चीरा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ डाला, केले का थोक बाजार ऐसा गिरा कि फ़ायदा तो दूर की बात, मूल भी डूब गया। फिर कुछ दिन शांत रहने के बाद मुर्गी फार्म खोले। अम्मा नातिन की शादी में जेवर बनवाने के लिए पैसा बचा कर रखी थी। वो पैसा मुर्गी खाना बनाने में खर्च हो गया। 2 बार तो मुर्गियों ने अच्छा पैसा दिया। जैसे ही धंधे को थोड़ा और विस्तार दिए, मुर्गियों को बीमारी लग गई। मूल तो डूबा ही, कर्जदार ऊपर से हो गए। तब बाबूजी की पेंशन भी नहीं था जो उनको जिलाए रहता। अम्मा अलग से तन गई थीं, एक एक पाई के लिए तरस गए थे। तभी कसम खा लिए कि अब कोई व्यापार नहीं करेंगे, बस खेती ही कराएंगे। ब्रजभान मिश्रा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उन्हें अब तक पता चला कि इन असफलताओं के पीछे पितृदोष ही सबसे बड़ा कारण रहा है। अपनी सारी असफलताओं का ठीकरा अपने मृत पूर्वजों के सिर पर फोड़ दिया, जबकि असलियत कुछ और थी। ये सारे धंधे उन्होंने दूसरों को लाभ कमाते देखकर शुरू किया था। केलों का व्यापार उन्होंने तब शुरू किया था जब इलाके के ज़्यादातर किसान गन्ना छोड़कर केला बोना शुरू कर दिए थे। उसमें गन्ने से ज़्यादा फायदा था। शुरू में जिसने व्यापार किया वो कमाया भी, पर बाद में केला मांग से ज़्यादा हो गया तो कीमत गिरनी ही थी। ठेकेदारी के काम की निगरानी ठीक से हो नहीं पाई। एक की जगह 2 लग गया। खुद साइट पर जा ही नहीं पाते थे। उस समय तो बिज्जू भैया को नेतागिरी का चस्का था। ना नेता ही बन पाए और ना ही ठेकेदार। मुर्गी फार्म में जितने दिन खुद लगे रहे, 2 पैसा कमाए ही। बाद में लापरवाही कुछ ऐसी हो गई कि देखभाल की कमी के कारण मुर्गियां पटापट मरने लगीं। उनकी असफलता की कहानी तो अम्मा ही बता देती हैं। ब्रजभान से कोई काम हो ही नहीं सकता है। खाली ख्याली पुलाव पका सकते हैं और पकाते रहते हैं। दुख बस इतना है कि जैसे खुद हैं वैसा ही अपनी औलाद को भी बनाए दिए हैं। बाप के पास पेंशन था तो खुद नोचते रहे, उनके पास क्या है जो बेटा नोचेगा। अम्मा के ये शब्द ही हैं जिसके कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है। अम्मा की अब अपमानित होने की आदत सी बन गई है। थोड़ी देर रोती हैं, फिर उसी पुराने ढर्रे पर। अब त्रिपिंडी श्राद्ध को पूरा करने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो ऐसे विद्वान की ज़रूरत थी जो उनके अनुष्ठान को विधि पूर्वक ढंग से करा सके। उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण होगा उनकी कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाएगी। एक तीर से सारे शिकार ढेर हो जाने हैं। उन्होंने अपने पुरोहित से संपर्क किया तो उसने दूसरी बात समझा दी। क्या मिसिर जी, आपो किस चक्कर में फंस रहे हैं? मरने के बाद जो भी अनुष्ठान कराया जाता है इसी के लिए होता है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाए। फिर भी आप बहुत इच्छुक हैं तो अंजनी तिवारी को पकड़िए। अपने क्षेत्र के सबसे बड़े पंडित हैं, अब उनसे बड़ा ज्ञाता कौन होगा। ब्रजभान मिश्रा को पुरोहित जी की बात जम गई। सही कह रहे हैं पंडित जी, अंजनी तिवारी को ही पकड़ते हैं, अब वही बेड़ा पार लगाएंगे। अंजनी तिवारी को पकड़ना कौन बड़ी बात थी। बिज्जू भैया की दूर की रिश्तेदारी में भी पड़ते थे। 3-4 कोस की दूरी होगी। दूसरे दिन ही पुरोहित जी को साथ लेकर पहुंच गए। अंजनी तिवारी पूरी बात को ध्यान से सुने, फिर कुछ देर सोचते हुए बोले, मिसिर जी, खाली त्रिपिंडी श्राद्ध से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लगे हाथों महाविद्या का जाप भी करा लीजिए, फिर दिमाग में कोई शंका नहीं रह जाएगा। हाँ, इस पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा बैठ जाएगा। ब्रजभान मिश्रा थोड़ा सक पकाए। महाराज, कितना खर्चा आ जाएगा? अंजनी तिवारी हंस दिए। क्या मिश्रा जी, आपके पास कौन सी धन की कमी है? ऊपर से घटने बढ़ने पर भाई लोग तो हैं ही, दोनों अफसरी कर रहे हैं। घर की सुख शांति के लिए कुछ खर्च करना पड़े तो करेंगे ही। जैसे कोरोना का 2 वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज ले लेने से महामारी का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद महाविद्या के जाप को बूस्टर ही समझिए। पितृदोष, प्रेत दोष सबसे मुक्ति हो जाती है। 4 ब्राह्मणों का समूह इस अनुष्ठान में भाग लेगा। सभी अपने क्षेत्र के प्रकांड पंडित। देवियों की स्थापना के बाद शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप होगा। विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से हवन करके 10 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे। आप सारे दोषों और प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएंगे। तभी तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। वैसे भी इस जाप को कोई ऐरा गहरा पंडित करा ही नहीं पाएगा।
ये तो साला खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ सोचे थे कि 10-12 हज़ार में निपट जाएंगे। अंजनी तिवारी सीधे 50,000 पर पहुँचा दिए। अब इतने पैसे का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल था। भाइयों से चर्चा करने का मतलब उनकी डांट और भाषण सुनना था। इस काम के लिए उन लोगों से एक फूटी कौड़ी की भी आशा नहीं की जा सकती है। उल्टे भाषण और दाग देंगे। पत्नी के सामने बैठकर अपनी सारी व्यथा कह डाले। गन्ना गिरने में अभी समय था। वैसे भी गन्ने के पैसे का एक बड़ा हिस्सा तो बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज में चला जाता है। शुरू में 1-2 बार लोन माफ़ी हुई तो अपने साथ साथ अम्मा के नाम से भी कर्जा ले लिए। फ्री का पैसा समझकर उड़ा भी दिए। बाद में माफ़ हो जाना है। पर नई वाली सरकार तो लोन माफ़ी की चर्चा तक नहीं की, खाली लैपटॉप बांटती रह गई। एकदम से 50,000 की व्यवस्था थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। पत्नी से रहा नहीं गया। ऐसा काहे बोल रहे हैं? वैसे तो आप बड़का जुगाड़ी बनते हैं, कहीं से व्यवस्था करिए। मामला बेटे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम तो आपसे बहुत पहले से कह रहे थे कि दुर्गेश अपनी पढ़ाई में जी जान से जुटा रहता है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आपके समझ में भी आ गया होगा। वैसे भी पत्नी स्वयं को बृजभान से ज़्यादा समझदार मानती थी, लेकिन अफसोस कि पति को ये बात समझ में नहीं आती थी। यदि उसके दिमाग से चले होते तो अब तक बहुत आगे निकल चुके होते। गजौरी वाले महाराज से मिलने की सलाह भी उसकी दिमाग की ही उपज थी। जब सच्चे मन से ठान लिया तो भला कोई बाधा कहाँ रोक सकती थी। अम्मा के जेवर से 15 ग्राम सोना बेच दिए, हो गई पैसे की व्यवस्था। वैसे भी सब उन्हीं का था। बुढ़ापे में अम्मा जेवर पहनने से रहीं। खुद ही कहती हैं, मेरा सारा जेवर दुर्गेश की पत्नी को दे देना, तो दुर्गेश के काम ही तो आ रहा है। आखिरकार तय तिथियों पर दोनों अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। बृजभान ने संतोष की सांस ली। मन में बुझ चुकी चिंगारी से एक बार फिर धुआं निकलने लगा। दुर्गेश के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, एक कहावत है कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। इसलिए खाली भगवान के भरोसे मत रहो, खुद भी मेहनत करते रहो। दुर्गेश भी पक गया था। जितनी शक्ति है उतना ही दौड़ेंगे। अब उनके इस पूजा पाठ के चक्कर में जान तो दे नहीं देंगे। 3 बार का परफॉर्मेंस देखकर ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन बाप से ये सब कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी हालत साफ छछूंदर जैसी हो गई थी। न थूकते बन रहा था, न निगलते बन रहा था। वैसे भी बाप से काफ़ी पैसा गलवा चुका था, लेकिन उसकी इस समस्या का समाधान तो मजले चाचा ने कर दिया। अचानक चाचा चाची को मुंबई से आना पड़ गया। चाची की माता जी का देहांत हो गया था। उनके आते ही सबसे पहले तो अम्मा ही फट पड़ी। दोनों मर्द मेहरारू गजब का तमाशा किए हुए हैं। बुढ़िया महतारी की कोई सेवा ही नहीं है और मरे हुए पितरों को दोबारा तिबारा श्राद्ध हो रहा है। 5-5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह हम इसी घर से कर दिए। तब कौनो भूत प्रेत नहीं था और अब रुपए में आग लगाकर प्रेत भगाया जा रहा है। अरे, सबसे बड़े प्रेत तो बिज्जू और उसकी औरत हैं। एक ठो लड़का है, जितना दिमाग है उतना ही न करेगा। उसके पीछे दोनों हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मंझले बेटे का नाक गुस्से में फूलने पचकने लगा। अभी पूछता हूँ कि ये सब क्या तमाशा है? दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? कहीं पूजा अनुष्ठान से सफलता मिलती है? लेकिन तभी मंझले की औरत उनके कान में फुसफुसाई, काहे पगला रहे हैं? अम्मा का ड्रामा जानते नहीं है क्या? इनको झेलना आसान नहीं है। ज़्यादा बात बढ़ गई तो इन्हें ही अपने साथ लेकर मुंबई जाना पड़ेगा। ये यही चाहती भी हैं। मंझले को अपनी औरत की बात तत्काल समझ में आ गई, लेकिन फिर भी एक ऐसा काम कर दिए जिससे दुर्गेश के सिर पर लदा पहाड़ जैसा बोझा कुछ सेकंड में ही उतर गया। खुद को काफ़ी हल्का महसूस करने लगा था। हुआ ये कि जिस कमरे में दुर्गेश दिन रात प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा रहता था, मंझले चाचा अचानक घुस गए। दुर्गेश के लिए अप्रत्याशित था। वो कान में ईयरफोन लगाए OTT पर कोई फिल्म देखने में व्यस्त था। मंझले चाचा को देखकर अचकचा गया। चाचा ने आते ही गोली दाग दिया। कितने साल तक डॉक्टरी की तैयारी होगी? इसके अतिरिक्त जीवन यापन का कोई विकल्प सोचे हो कि नहीं? दूसरे पर आश्रित रहकर जीवन नहीं काटा जा सकता है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने की सूचना आने वाली है, तुम भी आवेदन कर दो, परीक्षा दे देना। यदि नीट नहीं निकाल पाए तो डिप्लोमा के बाद कोई नौकरी तो कर सकोगे। दुर्गेश चुपचाप सुनता रहा।
ब्रजभान भी मंझले भाई साहब के तेवर देखकर कुछ नहीं बोल पाए। वे किसी भी हालत में उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते थे। जब आर्थिक रूप से डगमगाने लगते हैं यही संभालते हैं। वैसे भी दुर्गेश को रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई के जाने के बाद बुझे मन से बेटे से बोले, भाई हमसे जो हो सका हमने किया, ये आखिरी मौका है, निकल गए तो ठीक है, नहीं तो जैसा वो बोल गए वैसा ही करो। अब इतने संसाधन तो हमारे पास हैं नहीं कि तुम्हें विदेश भेजकर डॉक्टरी पढ़ा सकूं। ये जो खेत देख रहे हो ये भी तो मेरे अकेले का नहीं है, 1/3 के ही हिस्सेदार हैं। दुर्गेश मिश्रा का काम सिर्फ सुनना है। मजरे चाचा बोले, सुन लिया, बाप बोल रहे हैं उसे भी सुनना ही है, सुनने के अलावा कर ही क्या सकता है। जैसा कि मजरे चाचा बोले थे, पॉलिटेक्निक का फॉर्म ही नहीं भरा, परीक्षा भी दे आया। बस अब दिमाग में एक ही कीड़ा कुलबुला रहा था, कहीं इसमें भी लुढ़क गए तो। इसके लिए दुर्गेश ने पहले से ही भूमिका बनानी शुरू कर दिया था। भाई हमने कोई तैयारी तो नहीं की है, हाई स्कूल के बाद गणित का पन्ना भी कभी नहीं पलटा, 6 साल बाद कितना याद रह जाता है। बस अपने बड़े बुजुर्ग की बात का सम्मान रखने के लिए परीक्षा दे आया हूँ। बिज्जू भैया तो पूरी तरह से निश्चिंत थे, उन्हें अपने अनुष्ठान के चमत्कार पर पूरा भरोसा था। बस एक बार दुर्गेश नीट निकाल ले जाए फिर सबके मुंह पर कालिक पुत जाएगी। ब्रजभान तो 4 साल में हाई स्कूल भी नहीं निकाल पाए थे और बेटा 4 साल में डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। जब कभी नकारात्मक ख्याल दिमाग में जगह बनाने की कोशिश भी करता है तो एक जयकारा लगा देते हैं, गजौरी वाले महाराज की जय, हे मालिक बस तेरा ही सहारा है। पॉलिटेक्निक का रिज़ल्ट पहले आ गया। लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चयन हुआ था। मंजिले वाले चाचा भी इसी ट्रेड के लिए कहे थे। बर्फ़ी के इंतज़ार वाले को भला बताशे में क्या मज़ा आना था। ब्रजभान ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, इस बार तुम्हें बाजी मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें गजौरी वाले महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जहाँ भी हाथ डालोगे सफल रहोगे। दुर्गेश पिता को खुश करने के लिए हंसते हुए बोला, मुझे तो बिल्कुल आशा नहीं था कि मेरिट क्लियर कर जाएंगे। मेडिकल की तैयारी में ऐसा फंसे थे कि गणित की किताब तक नहीं पलट पाए। सचमुच चमत्कार ही हो गया। अभी नीट के रिज़ल्ट में देरी थी, पॉलिटेक्निक में दाखिले का समय हो चुका था। दुर्गेश दुविधा में था, उसे तो असलियत मालूम थी, कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। लेकिन पिता के उत्साह और सनक के आगे फ़िलहाल उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। ब्रजभान ही शुरू किए, इसके दाखिले में कितना पैसा लग रहा है? वेबसाइट पर तो 12,000 दिखा रहा है। दुर्गेश ने पिता से नज़रें चुराते हुए कहा। उसने देखा कि पिता उसकी तरफ ही देख रहे थे। ब्रजभान कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारा क्या विचार है, दाखिला ले लिया जाए? दुर्गेश कोई जवाब नहीं दिया। वो तो पिछले साल भी ग्रेजुएशन करने का मन बना रहा था, लेकिन पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। बेटे को चुप देखकर ब्रजभान ने गहरी सांस खींची। ठीक है, मन में कोई शंका है तो पैसा जमा करके दाखिला करा लो। जैसे अब तक खर्चा होता रहा, 12,000 बर्बाद हो जाने दो। हमें तो महाराज पर पूरा भरोसा है। अब दुर्गेश कहाँ देरी करने वाला था, उसे तो मानो पंख लग गए हों, फौरन लखनऊ के लिए रवाना हो गया। उसे डर था कि पिता का कहीं विचार न बदल जाए। उसे अपनी क्षमता का पूरा ज्ञान था। उसे इस बात का संतोष था कि डॉक्टर बनने के दबाव से मुक्त हो चुका था। परिणाम आने पर हर बार की तरह 2-4 गाली ही तो देंगे, उसके बाद हमेशा के लिए मामला ठंडा। इस समय दुर्गेश के डिप्लोमा का दूसरा साल चल रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गजौरी वाले महाराज का कोई चमत्कार नहीं हो पाया था, लेकिन ब्रजभान को पूरा भरोसा है कि महाराज का आशीर्वाद बना रहा तो कभी ना कभी कोई ऐसा चमत्कार होगा जो उनकी किस्मत बदल देगा। अभी आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी पितृदोष। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ब्रजभान जैसे चरित्र आस पास, अड़ोस पड़ोस, परिवार हर जगह कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।